किस प्रकार से एक डीएनए से जो है वो दो पार्ट में डिवाइड होता है। पार्ट में डिवाइड होने को हम रेप्लिकेशन कहते हैं। ठीक है, कि आप देख रहे होंगे ये क्या है, फॉस्फेट, ये क्या है, कार्बन, और कार्बन का किसका है, कार्बन है ये भाई हमारा शुगर का। शुगर मॉलिक्यूल हमारा लिखा हुआ है, ये शुगर मॉलिक्यूल से जुड़ा हुआ है। सपोज करो ये बेस एडानिन। और हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल मेडिकेम क्लासेस में। तो आज हम अपना एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, अगर मैं न्यूक्लिक एसिड की बात करूं तो मैं आपको बता दूं कि नेट और जो है आईआईटी जैम में जो है और गेट में काफी जो है महत्वपूर्ण चैप्टर है। अगर मैं बात करूं गेट की तो हर साल इसमें एक ना एक क्वेश्चन हमें देखने को मिल जाता है। ऐसी आईआईटी जैम में जो है हमें एक ना एक क्वेश्चन हर साल इसका देखने को मिल जाता है। पर अगर मैं बात करूं नेट की तो नेट में क्या होता है कि जनरली इसका क्वेश्चन जो है वो हर साल हमें देखने नहीं मिलता है, पर बीच बीच में इसके क्वेश्चन आते रहते हैं। ठीक है, इतनी तो बात थी कि हमारे इसके मार्क्स की। पर इसे जो है हम एक ही लेक्चर है ये तो अच्छे से जो है इसे पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं न्यूक्लिक एसिड की तो ये होते क्या है, तो यहाँ मैंने कुछ पॉइंट लिख रखे हैं। पॉइंट आपके सामने मैंने क्या लिख रखे हैं कि ये माइक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं जो हमारे जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होते हैं। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो उसमें जो है डीएनए जरूर ही प्रेजेंट होगा। दूसरी चीज है ये क्या करते हैं, कंट्रोल द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। ये जो हमारा प्रोटीन होता उसकी जो है सिंथेसिस को कंट्रोल करते हैं। कैसे करते हैं ये हम अभी देखेंगे। ठीक है, तीसरी चीज इसका काम क्या है कि ये जो स्टोर करके रखते हैं जेनेटिक इंफॉर्मेशन। ठीक है, और इसे पास करते हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में। ठीक है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन ये स्टोर करके रखते हैं और एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जो है उसे पास करते हैं। ठीक, इतनी तो बात थी हमारी किसकी, न्यूक्लिक एसिड की। अगर मैं बात करूं इसकी तो टू टाइप्स के होते हैं। ठीक है, टू टाइप्स के ये होते हैं। कौन कौन से, फर्स्ट जो हम पढ़ने वाले हैं वो है डीएनए। डीएनए इसे कहते हैं हम क्या, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक भाई, दूसरा जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे आरएनए। ठीक है, आरएनए क्या है हमारा, राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक, पर इन सब को शुरू करने से पहले मैं आपको जो है कुछ स्ट्रक्चर दिखाना चाहता हूं कि जो है उन स्ट्रक्चर को आप नोट कर लेना और जो है उन्हें जो है याद भी कर लेना, क्योंकि हमारा पूरा चैप्टर उन स्ट्रक्चर बेस्ड ही होने वाला है। ठीक है, तो मैं आपके सामने स्ट्रक्चर लिख देता हूं। तो देखिए भाई, अगर मैं बात करूं तो ये एक हमारे सामने स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो ये क्या है हमारे, एक सेकंड मैं आपको बताता हूं। तो देखिए भाई, ये क्या है, ये हमारा जो है बेस है। ये सारे के सारे, पहली बात तो ये कि बेस है और इसका नाम है यूरेसिल, इसका नाम है थायामीन, इसका नाम है साइटोसिन, इसका नाम है एडेनिन और इसका नाम है गुआनिन। ठीक है, और ये तीनों के तीनों हमारे कैसे हैं, पायरिमिडीन्स के डेरिवेटिव। और ये दोनों हमारे कैसे हैं, प्यूरिन के डेरिवेटिव। ये नाम भी ध्यान रखना, ये दोनों कैसे हैं, एडेनिन और गुआनिन, प्यूरिन के डेरिवेटिव। और हमारा पायरिमिडीन के डेरिवेटिव जो है ये तीनों है, यूरेसिल, थायामीन और साइटोसिन। ठीक है, ये 5 स्ट्रक्चर हो गई। और आपको 2 स्ट्रक्चर कौन सी याद रखनी है, ध्यान से देखना। आपको ये शुगर मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर और ध्यान रखनी है। ठीक है, आपको जो है ये शुगर मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर ध्यान रखनी है। इससे क्या लगा होगा, OH, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ जो है क्या लगा होगा, हाइड्रोजन, यहाँ OH और यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ OH। अच्छा, शुगर केमिस्ट्री में आपको पढ़ा चुका हूं, बताओ किसकी स्ट्रक्चर है ये, कितने कार्बन है इसमें, 5 कार्बन। किसकी स्ट्रक्चर है, राइबोस की। किसकी स्ट्रक्चर है ये, राइबोस की ये स्ट्रक्चर है, डी राइबोस की। ठीक है, अच्छा एक स्ट्रक्चर आपको ये भी ध्यान रखनी है, इससे बिल्कुल मिलती जुलती है, बस थोड़ा सा चेंज है। यहाँ क्या है कि अब की बार OH की जगह दोनों क्या लगे हुए हैं, हाइड्रोजन लगे हुए हैं, OH की जगह दोनों। ठीक है, तो इसका भी ध्यान रखना है। इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे, इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं 2, क्योंकि सेकंड कार्बन पर देखो, फर्स्ट सेकंड, ये सेकंड कार्बन पे OH हमने हटा दिया तो कहेंगे 2-डिऑक्सी राइबोस। इसका नाम क्या है, 2-डिऑक्सी राइबोस। ठीक है, तो ये 5 स्ट्रक्चर आपको याद रखनी है इस चैप्टर में। ठीक है,
भाई इसके बाद अब हम जो देखने वाले हैं वो है कि भाई स्ट्रक्चर कैसी होती है, कि भाई इसकी जो है हमारी स्ट्रक्चर कैसी होती है, किसकी, जो हमारे ये न्यूक्लिक एसिड होते हैं। तो आप हेडिंग डालिए स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड, हेडिंग डालिए स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स। ठीक है भाई, ये पढ़ लेते हैं कि भाई इनकी स्ट्रक्चर कैसी होती है। देख लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड। तो मैं बता दूं न्यूक्लिक एसिड की जो स्ट्रक्चर की यूनिट है, जो उसकी इकाई है, वो है हमारी न्यूक्लियोटाइड। क्या है भाई? न्यूक्लियोटाइड, LIEO, न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, अब बात आएगी ये न्यूक्लियोटाइड क्या है। ठीक है, तो ये मैं अभी डिटेल से आपको पढ़ाऊंगा। फिलहाल जो है मैं इसके एक स्ट्रक्चर की बात कर लेता हूं। तो इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, अगर मैं पहले न्यूक्लियोटाइड का अगर कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस कर दूं, इसका मैं कंप्लीट क्या कर दिया, हाइड्रोलाइसिस, तो तीन चीज हमें मिलेंगी। कौन कौन सी? देखो, फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, दूसरा हमारा क्या मिलेगा, सुगर, सुगर। ठीक है, और तीसरा जो है हमें क्या मिलेगा, बेस, बेस। ठीक है, अच्छा अगर सुगर की बात और बेस की बात हो रही है तो मैं आपको बता दूं डीएनए के लिए, ये लिख देता हूं डीएनए, डीएनए के लिए जो हमारा सुगर होगा, डीएनए के लिए जो हमारा सुगर होगा वो डीऑक्सीराइबोस, डीऑक्सीराइबोस होगा। ठीक है, और डीएनए के लिए जो बेस होंगे, डीएनए के लिए जो बेस होंगे, अभी मैंने आपको स्ट्रक्चर दिखाई थी, कौन कौन सी, थायामीन, ग्वानिन, साइटोसिन और थायामीन, ग्वानिन, साइटोसिन और एडेनिन, ये चार बेस होंगे। मैंने शॉर्ट में लिखा है थायामीन, ग्वानिन, साइटोसिन और एडेनिन। ठीक है, और अगर मैं आरएनए की बात करता हूं भैया, मैं आरएनए की बात करता हूं तो उसमें जो हमारा सुगर मॉलिक्यूल होगा, बात इसी की चल रही है, न्यूक्लियोटाइड की बात चल रही है, मतलब स्ट्रक्चर की बात चल रही है। जो हमारा सुगर मॉलिक्यूल होगा आरएनए में वो हमारा होगा जो हमारा सुगर मॉलिक्यूल होगा, तो ये कहता जी और सी, जो हमारा सुगर मॉलिक्यूल होगा वो होगा राइबोज, राइबोज। ठीक है, और जो हमारा बेस होंगे, वे बेस कौन कौन से होंगे, ध्यान से देखना, थायामीन नहीं होगा, इसकी जगह यूरेसिल होगा। ठीक है, बाकी तीनों के तीनों ऐसी, ये क्या, ग्वानिन, साइटोसिन, एडेनिन, ये चार बेस इसमें प्रेजेंट होंगे, ये चार बेस इसमें प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो न्यूक्लियोटाइड का कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस करने पे हमें तीन चीज प्राप्त हो रही हैं। पर अब बात है कि भाई इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, जुड़े हुए कैसे होते हैं। तो ये देखिए आप, ये जुड़े हुए कैसे होते हैं, ये आप सभी ने नोट कर लिया होगा। ठीक है, जरूर नोट कर लेना, इससे क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो ये सब आपने नोट कर लिया होगा। अब देखो भाई ये जो है किस प्रकार से जुड़े हुए होते हैं हमारे, तो देखो ये है हमारा फॉस्फेट ग्रुप, डबल बॉन्ड O, और ये OH लगा हुआ है, यहाँ O- लगा सकते हैं। ठीक है, ये एस्टर बॉन्ड के द्वारा किससे जुड़ा हुआ है, हमारे सुगर मॉलिक्यूल से। और हमारा जो सुगर मॉलिक्यूल है वो किससे जुड़ा हुआ है, बेस। अगर मैं इसमें कहीं बेस की बात कर रहा हूं इस चैप्टर में, तो भाई 5 के 5 बेस हैं, क्या, थायामीन, यूरेसिल, साइटोसिन, एडेनिन, ग्वानिन। ठीक है, तो ये आपको ये ध्यान रखना है। और इससे क्या होगा, दोबारा से ऑक्सीजन जुड़ा हुआ होगा यहाँ, और दोबारा से जो है यहाँ फास्फेट जो है लिंकेज होगी, और जो है माइनस लगा दिया, आप H भी लगा सकते हो। और इससे फिर क्या जुड़ा होगा, फिर हमारा सुगर जुड़ा होगा, फिर जो है ऑक्सीजन, फिर फास्फेट एंड सो ऑन। ठीक है, और सुगर से क्या जुड़ा होगा हमारा, बेस, सुगर से हमारा क्या जुड़ा होगा, बेस। ठीक है, अगर ये स्ट्रक्चर रहती किसके लिए भाई, जितने भी हमारे एसिड है, जितने भी हमारे न्यूक्लिक एसिड है, सबकी स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होगी। पर मैंने आपको क्या बताया, अगर डीएनए की बात कर रहे हैं तो बेस क्या होंगे, और हम शुगर की बात करें तो डीएनए में शुगर क्या होगी, और आरएनए की बात कर रहे हैं तो आरएनए में बेस क्या होंगे, और आरएनए में शुगर क्या होगी। इसकी मैं बात आपसे कर चुका हूं, ध्यान रखना ये बात। ठीक है, तो इन्हें भी हम डिटेल से पढ़ेंगे, पर उससे पहले एक चीज और पढ़ते हैं यहाँ। वो चीज क्या है कि भाई हमारे जो है न्यूक्लियोसाइड क्या होते हैं और न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं, ये भी चीज हम पढ़ लेते हैं। तो देखिए भाई, सबसे पहले जो हम बात करेंगे न्यूक्लियोसाइड की करेंगे, न्यूक्लियोसाइड। ठीक
ठीक है भाई। तो न्यूक्लियोसाइड का अगर मैं हाइड्रोलाइसिस करूं तो दो मॉलिक्यूल मेरे प्राप्त होंगे, कौन कौन से? एक बेस प्लस शुगर। अच्छा, बेस की बात कर रहा हूं तो कौन से बेस आप समझ गए होंगे, शुगर की बात कर रहा हूं तो कौन सी शुगर है, किसके लिए आप समझ गए होंगे। आरएनए के लिए कौन से बेस है, आरएनए के लिए कौन सी शुगर है, डीएनए के लिए कौन से बेस है, डीएनए के लिए कौन सी शुगर है। ठीक है, तो बेस मॉलिक्यूल जुड़ा हुआ है शुगर से, और किस लिंकेज द्वारा? देखो, ग्लाइकोसाइड लिंकेज, ग्लाइकोसाइड लिंकेज द्वारा जुड़े हुए होंगे। और कैसे होंगे ये भी ध्यान रखना, शुगर का जो है, शुगर का C1 कार्बन जुड़ेगा, शुगर का C1 कार्बन जुड़ेगा बेस के साथ। क्या हो सकता है, अगर हमारा पायरीमिडीन है तो किस, अगर हमारा पायरीमिडीन डेरिवेटिव है तो N1 के साथ जुड़ेगा। ठीक है, और अगर हमारा प्यूरिन डेरिवेटिव है, अगर हमारा प्यूरिन डेरिवेटिव है तो N9 के साथ जुड़ेगा। अब N1 और N9 के साथ कैसे जुड़ेगा ये बात भी मैं आपको बताता हूं, तो ये भी आप ध्यान से देखो। तो देखो भाई, मैं दिखाता हूं आपको, एक शुगर मॉलिक्यूल है, तो शुगर मॉलिक्यूल अगर मैं बात कर रहा हूं किसकी, डीएनए की, तो कौन सा होगा हमारा, डीऑक्सी। और मैं बात कर रहा हूं किसकी, अगर मैं बात कर रहा हूं आरएनए की, तो हमारा जो है कैसा होगा, सिंपल वाला राइबोस। ठीक है, तो ये हो गया हमारा हाइड्रोजन, ये हो गया CH2OH। ठीक भाई, और यहां हमारा हो गया क्या, हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। अब ये देखो C1, C2, C3, C4, C5। ठीक, किससे जुड़ा होगा, C1। अगर मैं पिरिमिडीन की बात कर रहा हूं तो एक एग्जांपल ले लेता हूं, चलो यूरेसिल ले लेता हूं। ये नाइट्रोजन, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड O, और जो है इधर ऐसे और इधर ऐसे, और यहां हमारा लगा होगा NH2। ठीक है, कुछ इस तरह से। तो ये जो नाइट्रोजन है ये है N1। कौन सा नाइट्रोजन है भाई, ये N1। और अगर मैं बात करूं किसकी, अगर प्यूरिन की बात करूं तो प्यूरिन में N9 से होगा। अब N9 भी मैं आपको दिखा देता हूं, ये सारे के सारे हमारे ऐसे के ऐसे ही रहेंगे। ठीक है, इन पे जो है कुछ इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। तो भाई ये अभी तो है, इसमें जो है मैं कौन सा ये यूज कर रहा हूं, शुगर, डीऑक्सी शुगर यूज कर रहा हूं। ठीक है, आप कोई सा भी लिख सकते हो, सिर्फ ये बात समझाने के लिए है। अब देखो, ये नाइट्रोजन, और जो है यहां नाइट्रोजन, और जो है इधर नाइट्रोजन और इधर नाइट्रोजन, और इनके जो है मैं बॉन्ड बना लेता हूं, और यहां सपोज करो लगा हुआ है NH2, या यहाँ CH3। ठीक है, तो मैंने किसका डेरिवेटिव लिया, प्यूरिन का डेरिवेटिव। ये जो नाइट्रोजन है इसे बोल लेंगे N9, तो ये 9th नंबर की पोजीशन से जुड़ा हुआ है। तो मैंने दो चीज आपको लिखवाई थी कि कार्बन C1, शुगर का C1 किससे जुड़ा हो सकता है, पिरिमिडीन के N1 से, प्यूरिन के N9 से। बात समझ में आई क्या है, तो इसे ही हम बोलते हैं क्या भाई, न्यूक्लियोसाइड। और जो है ये हमारा लिंकेज कैसा है, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, ग्लाइकोसाइड लिंकेज। आप इतनी बात जो है ये समझ गए होंगे। ठीक है, इसके बाद जो है न्यूक्लियोसाइड आपका हुआ। अब हम जो बात करेंगे वो करेंगे न्यूक्लियोटाइड की। ठीक है, तो हम यहां बात कर लेते हैं किसकी, न्यूक्लियोटाइड। ये भी आप ध्यान से देखना, न्यूक्लियोटाइड बहुत आसान है ये। ठीक है, इतना डिफिकल्ट नहीं है। करना क्या है, जो हमारा न्यूक्लियोसाइड है, जो हमारा न्यूक्लियोसाइड है उसके साथ जुड़ा होगा फॉस्फोरिक एसिड, या जो है मैं लिख देता हूं फॉस्फेट, जो है उसके साथ जुड़ा हुआ होगा। और कैसे जुड़ सकता है फॉस्फेट, ध्यान से देखिएगा। आपके सामने ऊपर स्ट्रक्चर दिख रही होगी, क्या है भाई, न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड। अब क्या हो सकता है कि अगर मैं बात करूं किसकी, अगर यहां मैं बात करता हूं फॉस्फेट की, तो देखो कैसे जुड़ सकता है, या तो 5th पोजीशन पर जुड़ेगा या 3rd पोजीशन पर जुड़ेगा। फॉस्फेट कहां जुड़ेगा, या तो 5th पे जुड़ेगा या 3rd पे जुड़ेगा। ठीक है, 5th पे कैसे भाई, ये ऑक्सीजन, ये हो गया हमारा फॉस्फेट ग्रुप, ये जुड़ गया भाई। ठीक है, ये क्या बन गया हमारा न्यूक्लियोटाइड। या 3 पे कैसे जुड़ सकता है, 3 पे देखो इस वाली स्ट्रक्चर में कैसे जुड़ सकता है। तो अगर मैं बात करूं, अगर इसी स्ट्रक्चर की बात करूं तो यहां ऑक्सीजन, फास्फोरस, डबल बॉन्ड O माइनस, और यहां हमारा O माइनस। ये कौन सी पोजीशन पे जुड़ा है, कौन से कार्बन पे जुड़ा है, 3rd वाले कार्बन पर, ये
फिफ्थ वाले कार्बन पे फोर्थ और फिफ्थ, ये कौन सा कार्बन था, 3 वाला, ध्यान रखना। तो इसे मैं क्या कहूंगा, इसे बोल देता हूं 5 प्राइम, इसे बोलता हूं 3 प्राइम। ये प्राइम 3 5 क्यों लिखवाए हैं आपको बहुत ही जल्दी समझ में आ जाएगा। पर पहले आप ये बताइए, आपको न्यूक्लियोटाइड समझ में आया और न्यूक्लियोसाइड समझ में आया। न्यूक्लियोसाइड मतलब सुगर मॉलिक्यूल जुड़ा हुआ है बेस के साथ, बेस कौन से, सुगर कौन सा, आप समझ गए होंगे। न्यूक्लियोटाइड का क्या मतलब, न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट ग्रुप। तो आप ये क्या होता है, ये भी मैंने आपको दिखा दिया, ठीक है। तो इतनी तो बात हुई इसकी हमारी ये, ठीक। इसके बाद अब जो हम बात करने वाले हैं वो करने वाले हैं डीएनए की। पर उससे पहले मैं आपको एक स्ट्रक्चर दिखाना चाहता हूं। भाई ये स्ट्रक्चर देखिए आप, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर ध्यान से देखना, अगर आपको दिख रहा हो तो। ये थोड़ा स्मॉल हो गया है, मैं थोड़ा लार्ज कर देता हूं इसे। तो ये स्ट्रक्चर देखिए, इसमें क्या है भाई कि ये, अच्छा ये स्ट्रक्चर नोट जरूर कर लेना क्योंकि इससे क्वेश्चन आया हुआ है। मैं पहले ही बता देता हूं कि भाई हमारे इस वाले DAMP इससे क्वेश्चन आया हुआ है। ये आप तभी कर सकते हैं तब आपको इसका फॉर्मूला ज्ञात हो, तो उसके लिए आपको ये क्वेश्चन, ये जो है स्ट्रक्चर जरूर याद करनी है। इसलिए मैंने 2 इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर आपके सामने लिखवा दिए हैं। तो देखो भाई इसमें क्या है हमारा कि ये देखो 5 प्राइम, ये क्या है, न्यूक्लियोटाइड देख लो कौन सी पोजीशन से जुड़ा हुआ है, 5th पोजीशन से। ये भी देखो न्यूक्लियोटाइड कौन सी पोजीशन से जुड़ा हुआ है, 3rd पोजीशन से। देख लो आप जो है एग्जांपल और ज्यादा क्लियर आपको समझ में आ रहे होंगे, ठीक है। अगर ये नहीं लगा होता तो क्या होता है, न्यूक्लियोसाइड, पर लगा हुआ है तो क्या हो गया, ये हमारा न्यूक्लियोटाइड। बात ध्यान रखना ये, ठीक भाई। इसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे हम क्या पढ़ने वाले हैं, आप हेडिंग डालिए डीएनए। तो हम पढ़ने वाले हैं क्या, डीएनए। डीएनए की फुल फॉर्म क्या है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड है, काम क्या करते हैं न्यूक्लिक एसिड, मैंने आपको बताया क्या करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस का काम करते हैं। और दूसरा क्या काम करते हैं, जेनेटिक इंफॉर्मेशन का काम, जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर करने का काम करते हैं और उन्हें पास करने का काम करते हैं। तो डीएनए की ये कुछ साइंटिस्ट हैं जो शुरू में जो है डीएनए का जो है स्ट्रक्चर का पता लगा रहे हैं और इन्होंने देखा कि नंबर ऑफ डीएनए में जो है नंबर ऑफ एडेनिन नंबर ऑफ थायामीन की बराबरी है। अच्छा डीएनए में यूरेसिल नहीं होता, मैंने आपको लिखवाया है, ठीक है। नंबर ऑफ ग्वानिन नंबर ऑफ साइटोसिन की बराबरी है। इन्हें ये बात पता चल गई, इन्होंने ये दिखा भी रखा है, ठीक। अब भाई ये तो मतलब कर रहे हैं डीएनए की खोज। इससे पहले मैं आपको बता देता हूं डीएनए के बारे में। तो भाई डीएनए की जो स्ट्रक्चर का बताया कि डीएनए की जो है इस टाइप की स्ट्रक्चर होती है, ये हेलिकल, डबल हेलिकल, ठीक है। और दोनों जो हेलिक्स हैं आपस में एंटी पैरेलल होते हैं। दोनों जो हेलिक्स है एंटी पैरेलल होते हैं, कैसे होते हैं अभी दिखाऊंगा, ठीक है। पर आप इतना सुनो कि वॉटसन और क्रिक ने बताया कि जो हमारी डीएनए की स्ट्रक्चर है वो डबल हेलिकल फॉर्म में जो है वो एग्जिस्ट करती है। और उनके बीच में क्या होता है कि जो हमारे बेस है उनके बीच में वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के द्वारा जुड़े हुए होते हैं। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसी कि भाई जो हमारे साइटोसिन और ग्वानिन है, जो हमारे साइटोसिन और ग्वानिन है उसमें जो है 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे। जो हमारे साइटोसिन और ग्वानिन है उसमें 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे। जो हमारा थायामीन और एडेनिन है उसमें 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे, ठीक है। तो आप ये स्ट्रक्चर लिख लेना, यहाँ हाइड्रोजन लिख के लिखना तो जो है इजी रहेगा आपके लिए, ठीक है। ये हाइड्रोजन, तो आप जो है स्ट्रक्चर लिख लेना। और मैं आप बता दूं इस स्ट्रक्चर से जो है, इन दोनों स्ट्रक्चर से क्वेश्चन भी आपके प्रीवियस ईयर में आया हुआ है इस लेक्चर के एंड में, जो कि हम सोल्व करेंगे। तो आप देखना, इसे जो है ध्यान से लिख लेना। क्या देख रहे हो, साइटोसिन और ग्वानिन ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे बनना है, देख लो स्ट्रक्चर। इसका H, इसका O, इसका H, इसका नाइट्रोजन, इसका ऑक्सीजन, इसका हाइड्रोजन। इसमें देख लो कैसे बन रहा है, ठीक है। इसका ऑक्सीजन, इसका नाइट्रोजन, इसका नाइट्रोजन, इसका हाइड्रोजन, ठीक है। ये ट्रिपल बॉन्ड आपको याद रखना है, डबल बॉन्ड याद रखना है, मतलब मैं कहूं हाइड्रोजन बॉन्ड याद रखना है, ठीक है। अब हो क्या रहा है भाई हमारा कि भाई ये देखो इसमें क्या है, ये स्ट्रक्चर आपको दिख रही होगी। इसमें क्या है कि आप देख रहे होंगे ये क्या है, फॉस्फेट, ये क्या है, कार्बन। और कार्बन का किसका है, कार्बन है ये भाई हमारा शुगर का, शुगर मॉलिक्यूल हमारा लिखा हुआ है, ये शुगर मॉलिक्यूल से जुड़ा हुआ है। सपोज करो ये बेस एडानिन, और इस इधर की तरफ क्या है, ये 5 प्राइम से शुरू हुआ था, इधर 3 प्राइम से शुरू हुआ है। ये क्या है हमारा शुगर, शुगर से कौन जुड़ा हुआ है, बेस, और बेस कौन सा है, थायामीन।
और टी और ए कौन से बॉन्ड बनाते हैं? डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, तो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बना रखे हैं। फिर देखो फिर क्या है, फास्फेट आया, दोबारा से फॉस्फेट आया, फिर कार्बन किसका? इसका, किसका? शुगर का, और इधर बेस इधर लगा हुआ होगा, तो फॉस्फेट और शुगर, फॉस्फेट शुगर, और बेस कहां जा रहे हैं? इधर की तरफ। शुगर फॉस्फेट शुगर फॉस्फेट शुगर फॉस्फेट शुगर फॉस्फेट, और बेस कहां जा रहे हैं? इधर की तरफ। क्या देख रहे हो, अगर साइटोसिन है तो किसके सामने आएगा? ग्वानिन के, और कैसा बॉन्ड बनाएगा? ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड। तो देखो किसने दी थी ये? वॉटसन और क्रिक ने जो है डबल हेलिक्स इसकी स्ट्रक्चर जो है वो डिफाइन करी थी। उसके बाद मैंने आपके सामने ये एक स्ट्रक्चर वो लिख रखी है, इसे भी लिख लेना। ये है क्या भाई? किसमें जो है हेलिक्स पिच लिख रखी है, मतलब इधर जैसे ये स्ट्रक्चर यहाँ ऐसे घूम के दोबारा से यहाँ कैसे में आई, तो इसकी जो डिस्टेंस है वो लिख रखी है 36 एंगस्ट्रॉम। कितने बेस पेयर है इसमें? 10.5 बेस पेयर। और भाई दो जो है, अगर मैं बात करूं कार्बोहाइड्रेट की जो मॉलिक्यूल की बात करूं तो कितना डिस्टेंस है उनके बीच में? 3.4 एंगस्ट्रॉम। डायमीटर कितना है इसका? 20 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, और ये जो है सारी बातें यहां लिख रखी है, और ये दिखा रखा है कौन सा एडेनिन है कौन सा ग्वानिन। ठीक, तो ये तो थी हमारी डीएनए की बात। समझ में आया ना डीएनए? आपको समझ में आया या नहीं ये बताओ। ठीक है, देख लो दोबारा, एक सेकेंड देखो, दोबारा देखो, ये है, ये है। अगर यहाँ फॉस्फेट यहाँ कार्बन, ये सब आपस में जुड़े हुए हैं किस लिंकेज द्वारा? एस्टर लिंकेज के द्वारा। ठीक है, कार्बन फोस्फेट, ऐसी इसमें जो है कार्बन फोस्फेट, और इसमें क्या है? यहाँ बेस लगे हुए हैं, यहाँ भी बेस लगे हुए हैं, आपस में क्या बना रहे हैं? या तो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। डबल बॉन्ड कौन बनाएगा? ट्रिपल बॉन्ड कौन बनाएगा? बता दो मुझे जल्दी से। ठीक, बात समझ गए? डीएनए इतना था। अब जो हम बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं आरएनए। हमारा आरएनए क्या होता है? तो आप हेडिंग डालिए आरएनए। आरएनए क्या होता है? राइबो न्यूक्लिक एसिड। और आरएनए में क्या होता है? जो इसकी स्ट्रक्चर है वो स्टैंडर्ड सिंगल हेलिकल स्ट्रक्चर है, सिंगल हेलिक्स की फॉर्म में रहता है। सिंगल हेलिक्स का क्या मतलब? ऐसा जो है ये ऐसा फॉर्म में रहेगा। ठीक है, और जो है क्या होगा इसमें? और क्या होगा इसमें कि इसमें जो है ये जो बेस प्रेजेंट रहेगा उसमें थायामीन की जगह यूरेसिल प्रेजेंट रहेगा। आरएनए की स्ट्रक्चर मैंने ये लिख रखी है आपके सामने। फॉस्फेट जुड़ा हुआ है, शुगर मॉलिक्यूल जुड़ा हुआ है, बेस जुड़ा हुआ है। फिर फॉस्फेट, एक शुगर से 2 फॉस्फेट जुड़े, कहां जुड़े? 5 पे और 3 पे, 5 पे और 3 पे, 5 पे और 3 पे। ठीक है, 5 पे और 3 पे ध्यान रखना। 5 से शुरू हो रहा है तो 5 एंड, 3 से शुरू हो रहा है तो 3 एंड। ठीक है, तो इस तरह की हमारी स्ट्रक्चर है किसकी? आरएनए की। अच्छा, आरएनए की स्ट्रक्चर हो गई। अब टाइप देखो, टाइप्स ऑफ आरएनए। टाइप्स ऑफ आरएनए। ठीक है, तो आरएनए के हम टाइप्स भी देख लेते हैं कितने प्रकार के होते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि 3 प्रकार के हमारे आरएनए होते हैं। कौन कौन सा? फर्स्ट टीआरएनए। टी का क्या मतलब है? ट्रांसफर आरएनए, जो है बातों को ट्रांसफर करता है, क्या जेनेटिक इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करता है। दूसरा क्या है? मैसेंजर आरएनए, की 2 जो है डीएनए मॉलिक्यूल के बीच में मैसेंजर का काम करता है। कैसे करता है भी दिखाऊंगा। ठीक है, तो ये हो गया एमआरए, मतलब मैसेंजर आरएनए। तीसरा हो जाएगा हमारा आर, राइबोसोमल। ठीक है, राइबोसोमल आरएनए। क्या क्या इनके काम है वो आपको मैं एक स्ट्रक्चर आपको एक वीडियो दिखाऊंगा, अभी आप समझोगे। पर मैंने आपको एक चीज बताई थी। क्या बताया था? कि भाई डीएनए एंड आरएनए, डीएनए और आरएनए काम करते हैं। क्या काम करते हैं? प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, और प्रोटीन सिंथेसिस का जो ये मतलब प्रोसेस है, इसमें 2 टर्म आएंगे। कौन कौन सा? एक आएगा आपके सामने ट्रांसलेशन, दूसरा आपके सामने आएगा ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, और ट्रांसलेशन ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है ये मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं जिसके थ्रू आप जो है ये समझोगे।
तो मैंने अभी आपको एक वीडियो दिखाया है, ठीक है, उसके थ्रू आप समझ गए होंगे किस प्रकार से हमारा ट्रांसक्रिप्शन होता है, किस प्रकार से ट्रांसलेशन होता है, किस प्रकार से एक डीएनए से जो है वो दो पार्ट में डिवाइड होता है। पार्ट में डिवाइड होने को हम रेप्लिकेशन कहते हैं, ठीक है, पार्ट में डिवाइड होने को रेप्लिकेशन कहते हैं, जो कि मैंने आपको दिखाया है ये, ठीक। और भैया उसमें क्या है कि आपको मैंने एक चीज और उसमें वीडियो में दिखाई होगी कि टीआरएनए, एमआरएनए और राइबोसोम का क्या काम होता है, वो भी सब चीज दिखाई होगी। ये मैंने उसकी एक स्ट्रक्चर लिख रखी है कि सबसे पहले इन्हें ऐसे डिवाइड करा होगा, हेलिकेज, ये जो डिवाइड करेगा इन्हें, मतलब दो पार्ट में डिवाइड करेगा, उस जो है एंजाइम का क्या नाम है, हेलिकेज। हेलिकेज जो है हमेशा एंजाइम के लास्ट में आता है, तो उसका क्या नाम है, हेलिकेज, ठीक है। तो इससे क्या हो रहा है, रिप्लिकेशन फॉर्क भी से बोलते हैं, मतलब दो पार्ट में डिवाइड हो गया। फिर क्या होगा, ये वीडियो में मैंने आपको दिखाया किस प्रकार से जो है 3 प्राइम वाली स्ट्रक्चर जो है पॉलीमरेज किस प्रकार से जुड़ेंगे, किस प्रकार से जो है 5 प्राइम वाली स्ट्रक्चर जुड़ेगी, और जो है लैगिंग स्ट्रैंड और जो है लीडिंग स्ट्रैंड जो है वो कौन से होते हैं, ठीक है। और बाद में जो है इन्हें सिलाई करने का काम जो है लाइगेज करता है, ये जो फिल करने का काम करता है, ये वीडियो में मैंने आपको दिखाया है, ठीक है। तो इतनी तो बात थी इससे रिलेटेड, ठीक है भाई, इतना आपको जो है समझ में आ गया होगा। तो भाई आरएनए में मैं अगर बात करूं तो इतना ही है, ठीक है। पर उसके क्वेश्चन भी देख लेते हैं, किसके, टोटल न्यूक्लिक एसिड के। फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, क्या कहता है, द एक्चुअल बेस पेयर प्रेजेंट इन द डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए कंटेनिंग एडेनिन थायानिन, ठीक है, ये साइटोसिन ग्वानिन आर कौन कौन से हैं भाई, तो भाई जिनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगी, तो क्या था, एनानिन, एलानिन और ग्वानिन, और क्या था, थायामिन और साइटोसिन। देख लो कौन से हैं, ठीक है, फर्स्ट वाला ही सही है इसका। अब इसमें देखो, इसमें कह रहा है कि कौन सी पोजीशन पर जाके जो है प्लेटिन लगेगा, तो भाई इसमें कहीं भी अटैक हो तो आपको देखना है कौन सी, सिर्फ बेस देख लो कौन सा पोजीशन सबसे ज्यादा बेसिक है। यहाँ देखो, ये लोन पेयर, ये गए इधर, ये गया इधर, तो ये वाला जो नाइट्रोजन है ये सबसे ज्यादा बेसिक है। तो कोई भी चीज अगर कहीं आकर जुड़ेगी तो वो इससे जुड़ेगी, तो कौन सा आंसर हो जाएगा इसका, N7। ये वाला जो है मैंने इसमें सारी चीज लिखवाई है, आप पढ़ो और इसे करो, ठीक। अब इसके बाद की बात पाते हैं। बात क्या है कि भाई इन्हें जो हम पता लगाते हैं सीक्वेंसिंग का, कि डीएनए में सीक्वेंस क्या है, कि कहाँ थायानिन के बाद क्या है, एलानिन इसके बाद क्या है, और ग्वानिन के बाद क्या है, तो जो हम उनका पता लगवाते हैं सीक्वेंसिंग, उस मेथड को हम कहते हैं सेंगर्स मेथड। हाँ, तो भाई अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, सेंगर्स मेथड। तो सेंगर्स मेथड में क्या होता है कि हम डीएनए या फिर जो है आरएनए की सीक्वेंसिंग का पता लगाते हैं कि भाई एडेनिन के बाद थायामीन जुड़ा है, इसके बाद क्या जुड़ा, इसके बाद क्या जुड़ा है, ठीक है। और ये हम करते कैसे हैं, उसका कॉम्प्लीमेंट्री एक जो है हम बेस तैयार करते हैं, उसके साथ उसकी रिएक्शन कराते हैं। ये सेंगर्स मेथड वो वाला नहीं है जो आप सोच रहे हो अमाइनो एसिड में पढ़ा है, ये दूसरा सेंगर्स मेथड है जो किसका पता लगाता है, डीएनए सीक्वेंसिंग का, ठीक है। और ये जो है मैं डिटेल में इसमें नहीं बताऊंगा, बस एक बात मैं यहाँ आपको बताना चाहता हूं जिससे क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो भाई जैसा सपोज करो मेरे सामने जो है एक जो है बेस डीएनए का ये है, थायामीन, ग्वानिन, एडेनिन, साइटोसिन, ग्वानिन, एडेनिन, साइटोसिन था, भाई इस तरह से कुछ है, ठीक है। अगर मैं कहूं कि इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री इसका आपको यहां लिखना है, तो आप कैसे लिखोगे, तो ध्यान रखना 5 प्राइम का 3 प्राइम। अच्छा, टी के सामने कौन आता है, टी के सामने आता है हमारा क्या, साइटोसिन, इसके सामने एडेनिन, इसके सामने ग्वानिन, थायामीन, और इसके सामने एडेनिन, ग्वानिन, और सी के सामने क्या आएगा भाई हमारा, थायामीन, और ये हो गया 5 प्राइम। तो इस तरह से इसका कॉम्प्लीमेंट्री जो होगा वो ये होगा, ध्यान रखना। और इसका जो है टी का इसके साथ डबल बॉन्ड, ये ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ता, ये ट्रिपल बॉन्ड से, और ये ऐसे जुड़ जाएगा, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना, कभी कभी एग्जाम में, गेट एग्जाम में जनरली ये क्वेश्चन आता है, मैं सही बता रहा हूँ कि भाई इसका कॉम्प्लीमेंट्री आपको लिखना है कि ये दे रखा है, क्या इसका दूसरा वाला होगा, तो आपको ये वाला चूज करके लिखना है। कैसे चूज करना है ये मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो ये भी आप ध्यान से देखना, ठीक है। तो भाई बस इस लेक्चर में इतना ही था, आप जो है कुछ और क्वेश्चन करना। बाकी सबसे मैं एक तुम्हें महत्वपूर्ण बात समझाना चाहता हूं कि भाई आजकल
कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं आ रहा है कि जो केवल क्वेश्चन करने से हो जाए, ठीक है। तो जरूरी है क्या कि आपको जो है कॉन्सेप्ट भी आने चाहिए। तो आपको सबसे पहले कॉन्सेप्ट सीखना होगा। अभी आप जो है पिछले 2 साल का कोई सा भी एग्जाम उठा के देख लो, कितने रिपीट क्वेश्चन हो रहे हैं, बहुत कम, बहुत कम। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम केवल क्वेश्चन करके हमारा भला नहीं होगा, हमें कॉन्सेप्ट सीखने होंगे। और हमेशा ही जो है मेडकेम का मोटो रहा है कि कॉन्सेप्ट सिखाए जाएं, कि कॉन्सेप्ट अगर आपको आएंगे तो आप क्वेश्चन भी कर लोगे। बाकी क्वेश्चन भी हम कराते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो भाई ये तो बात थी इस लेक्चर की, ठीक है। इस लेक्चर के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।